नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे बगल पे आप जिस शख्स को देख रहे हैं, दरअसल इनका नाम राजेंद्र सिंह धामी है। मैं आपको इनकी पहचान बताऊं, इनके आगे की कहानी बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक चमचमाती हुई बहुत खूबसूरत सी एक दुनिया होती है। जब तक आप किसी पद पर बने रहते हैं, आप देश के लिए खेलते रहते हैं या देश के लिए सेवा करते रहते हैं, तब तक सब कोई आपको जानता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वही इंसान एक मुफलिसी की जिंदगी जीने लगता है। उसके माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ तक संज्ञान लिया जाता है। इसके बाद भी उस खिलाड़ी के हालात नहीं सुधरते। धामी जी के बारे में मैं अगर आपको बताता हूं तो ये व्हील चेयर इंडिया क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ी रहे हैं, कोच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड में इनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां पर ये पत्थर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये बड़ा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जिसने 2 साल की उम्र में अपने शरीर का 90% भाग पैरालिसिस हो गया, लेकिन जीने की जिद नहीं छोड़ी। धामी लड़े, उस स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाया। दुनिया ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे शब्दों से उनको नवाजा गया, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, क्योंकि उनका मिशन था कि उनको अपना इस शरीर का, इसका कभी कमी का एहसास हुआ ही नहीं। उनका मैं सब कुछ कर सकता हूं जो एक वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में पूरा शरीर है। मैं 90% दिव्यांग हूं, इसके बावजूद लगातार मेहनत करते रहे, लगातार जूझते रहे। इसके बाद बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स जीते और आज हम इनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं। आपका राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। सबसे पहले तो आप धन्यवाद कैसे हैं आप? सर। बस जी रहे हैं, ऐसे ही कट रही है जिंदगी। अब बस क्या करें, अच्छे भी नहीं है उतने अच्छे भी नहीं है। बस संघर्ष से चल रहा है लाइफ का। किस तरह का संघर्ष इन दिनों आप हमने आपकी बहुत सारे कोविड के समय भी वर्ल्ड मीडिया ने भी आपको कवर किया था और आपकी उस समय उसके बाद से सरकार ने आपकी मदद की थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका कहानी में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। तो अगर आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से किस संघर्ष से आपने आके फिर इंडियन टीम की जर्सी भी आपने पहनी, ये सफर पूरा कैसा रहा आपका? जी, नमस्कार पहले सभी दर्शकों को। जैसा कि सर ने बता दी है, आधी बात तो सब बता दी है। और जैसे कि अब मैं अपना जो जीवन की शैली मेरी है, तो मैं जब पैदा हुआ उसके 1 डेढ़ 2 साल बाद जो है मुझे पैरालाइज हो गया। तो पैरालाइज होने के बाद काफी इलाज करा गया, काफी भाग दौड़ करी गई, मुझे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोनों पैर मेरे जो है कमर से नीचे काम नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी एक दुर्गम क्षेत्र पिथौरागढ़ जिला, जो इसका एक दुर्गम क्षेत्र है। मैं कनाझना ब्लॉक के एक रैकोट गांव का रहने वाला हूँ, जहां पर आज तक 2025, आज लगा लो कि 23 सितंबर 2025 है, आज तक मेरे घर पे रोड नहीं है। और जगह पर रोड आ गई है, मेरे घर पे रोड नहीं है। तो मैं आज बैसाखी के सहारे और घोड़े में बैठकर जो है रोड तक आता हूँ। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक मुझे पैदल चलना पड़ता है। अगर मैं पैदल आता हूँ तो मेरे को 2 से ढाई 3 घंटे लगते हैं मुझे रोड में आने में। और अगर सामान्य आदमी चलेगा तो 5 से 10 मिनट में वो है रोड पर पहुंच जाता है। तो ऐसी तकलीफों से जब मैं बचपन में था, 2 ढाई साल का, उसके बाद जब बड़ा हुआ, स्कूल जाने की, अपने जो मेरे पड़ोसी थे वो लोग भी स्कूल जाते थे, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी स्कूल पढ़ूं, कैसा होता है स्कूल करके। तो मेरे माता पिता ने मुझे अपनी पीठ में रखकर मुझे 1 2 दिन स्कूल छोड़ा, 1 2 दिन स्कूल पहुंचाया। उसके बाद उन लोगों से, बच्चों से मिलना जुलना, तो फिर मैंने कहा मैं भी जाता हूँ। तो पिताजी कहते थे कि तो कहाँ जाएगा, कहीं गिरेगा, कोई तेरे को तेरे से झगड़ा करेगा, हाँ तो कुछ बोलेंगे, आपस में कुछ करेंगे। मैंने कहा ना ना, ऐसा कुछ नहीं, जाता हूँ मैं स्कूल। एक जिद थी, तो हमारे पिताजी ने और माताजी ने जो है मुझे पीठ में लगाकर कम से कम 8 10 दिन जो है मेरे को स्कूल का रास्ता दिखाया। उसके बाद फिर मैं खुद
जाने लगा, 4 हाथ पांव टेक के जाता था मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बैसाखी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही जो है हाथ पांव टेक के जाता था, तो एक जोड़ी कपड़ा मेरा कम से कम 3 दिन पहुंचता था। चौथे दिन फट जाता था, क्योंकि वो घुटनों में घिसने की वजह से और क्या कहते हैं रगड़ने की वजह से फट जाते थे, ऐसे ही जूते भी। तो मुझे स्कूल में मुझे माफ था कि मैं किसी समय भी पहुंचे स्कूल में, मेरे लिए माफ था। टीचरों का कहना था कि आप आराम से आना, कहीं गिरना मत, कहीं चोट वोट लगने देना, आप जिस समय भी आओगे आपको हम यहाँ पर जो है जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा शिक्षा का, हम आपको बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे 1-2 पीरियड बाद मैं पहुंचता था, जो सुबह के जब ठंडियों के स्कूल थे, तब मैं सुबह जब आदमी उठता नहीं होगा मैं स्कूल के लिए रास्ता लग जाता था। तो कहने का मतलब ये रहा कि काफी पहाड़ों की जो पहाड़ों में आज की डेट में दिव्यांगों के लिए बहुत कठिन है। यहाँ पर आज की डेट में व्हील चेयर यूजर बिल्कुल नहीं रह सकता। हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आजकल अगर व्हील चेयर यूजर जो है, उसके लिए यहाँ पर असंभव चीज है, वो यहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर स्तर में सीढ़ियां हैं, हर ऊपर नीचे जाना है, कहीं पर किसी के घर में जाना है, कहीं पर होटल में जाना है, कहीं ऑफिस में जाना है, तो हर जगह पर यहाँ पर जो है सीढ़ियां हैं। विशेषकर अगर हम किसी भी क्या कहते हैं किसी अधिकारी के पास जाते हैं पिथौरागढ़ में, किसी डीएम अधिकारी, किसी स्पोर्ट्स अधिकारी के, तो हमने उनको कहा भी है सर, जब हम लोग आते हैं तो हमारे लिए जो है रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, हम सीढ़ियों में नहीं चढ़ पाते हैं, जैसा कि फिसल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे यहाँ पहाड़ों में जो है कि व्हील चेयर बहुत कठिन है, ऑफिसों तक व्हील चेयर की सुविधा नहीं है। तो जैसा कि मेरा जीवन उसके बाद 2 साल की उम्र में पैरालाइज हो गया, उसके बाद पढ़ाई करी। पढ़ाई मैंने जो है बड़ी कठिनाई के साथ करी। आपको जैसे पता ही है कि एक डिसेबल बच्चा स्कूल जा रहा है तो पूरा स्कूल उसको दिखा रहता था कि ये कौन आया है, अरे ऐसे चल रहा है। तो काफी लोगों का फेस करना पड़ा मुझे, बच्चों को भी फेस करना पड़ा, पर जो गांव के लोग थे उनको भी फेस करना पड़ा। हर किसी को फेस करा मैंने। बहुत सी बात है, अरे वो, अरे ये, मगर ऐसे ऐसे वर्ड कहे गए कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज की डेट में मगर बहुत आज की डेट में तो आदमी दूसरे के प्रति केस कर देगा कि इसने मुझे ये बोला करके एक्ट लगा देगा। उस टाइम हमको सहना पड़ता था, क्योंकि मुझे सहना, वो दर्द मैंने सह रखा है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी पूरी पूर्ण पढ़ाई करी। एमबीबीएस मैंने जो है अ, पूर्ण करा। मैंने डीडी हाट नारायणनगर से जो है बीए करा, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैंने एमए बीएड करा। तो 2014 में मैंने बीएड कर लिया था। तो आज 10 साल हो गए हैं मुझे बीएड करा हुआ। तो आज तक जो है हमारे लिए कोई भी पोस्ट, कोई भी बैकलॉग कोटा हमारे लिए नहीं खोला गया सरकार, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी। हाँ, एनडीजी तिवारी के टाइम में 2007 की बात मैं कहूँ आपसे, तो उस टाइम में एक आंदोलन हमने देखा यहाँ पिथौरागढ़ में करा था, जिसमें काशी सिंह न्यारी जी हमारे विधायक रहा करते थे, और एनडी तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे। तो विधायक जी हमें यहाँ से लेके गए एनडी तिवारी जी के पास। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए 25 पोस्टर बैकलॉग की खोली थी। 2007 की बात है ये। तब से आज तक कोई भी हमारे लिए बैकलॉग कोटा नहीं खुला है। तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करने के बाद हमें क्या कहते हैं कोई भी रोजगार से नहीं जोड़ा गया। हमारा जो बैकलॉग कोटा है, जो हमारा स्पेशल कोटा है, वो भी हमें नहीं मिला। हम सरकार से यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें कोई आपका ये मगर कहने का मतलब कि कोई इस टाइप का वो नहीं चाहिए। हमें जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, हमें वो आप दीजिएगा। जैसे कि हमारा जो बैकलॉग होता है, जो हमारा आरक्षण आपने 4% का रखा है, उसको आप फॉलो करिएगा। और जो विशेषकर मैं कहूँगी स्पोर्ट्स के बारे में मैं बताऊं आपको, मैं 2000 बचपन से खेलता था क्रिकेट, तो बच्चों के साथ जो मेरे सहपाठियां थे उनके साथ खेलता था। उसके बाद जब मैं 2014 में फर्स्ट मैंने नेशनल एडी बाबू स्टेडियम में अपना डेमो दिया क्रिकेट का। उसके बाद जो है मैं फिर डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी जो है एक एनजीओ था, जिसमें हमें रुद्रपुर से मेरे काफी करीबी मित्र थे,
हरीश चौधरी जी, उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि भैया आप जो है अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो एक टीम मैं तैयार कर रहा हूँ, आप उसकी लीडरशिप करेंगे, आप उसके कैप्टन बनेंगे और आप उसको जो है खेलोगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस टाइम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो वहां पर तो मैं वो छोड़ के मैं गेम की तरफ गया। मैंने प्राइवेट स्कूल का 1-2 हज़ार रुपया मिलता था, मैंने कहा चलो गेम में खेलेंगे, कुछ नाम बनेगा कहीं पर। जैसे और लोग लगते हैं, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई बैंक में है। मेरे साथ के कई लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से और मुंबई से कई लोग हैं। तो इसी प्रकार से हमने सोचा हम भी लगेंगे। तो हरीश चौधरी जी ने मुझे बोला कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और आगे जो है इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो हमने वहां से मैंने जो है व्हील चेयर क्रिकेट की शुरुआत करी। तो व्हील चेयर क्रिकेट में मैंने जो है 2017, 18, 19, तो 17-18 में जो है मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। मैं उत्तराखंड का पहला ऐसा खिलाड़ी हूँ जो व्हील चेयर क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल में मैंने प्रतिभाग करा। और उसके बाद मैं ऐसे जो इस ये उत्तराखंड कप इंटरनेशनल हुआ था। अब आपके मैचेस एक मैचेस राजेंद्र जी किसके किसके साथ हुए थे, कहाँ कहाँ पे मैच हुए थे आपके? हमारे जो मैच हुए सर, सबसे पहला तो हमारा जो है मैच काठमांडू में हुआ था, जो मैंने फर्स्ट अपना डेमो दिया था इंटरनेशनल, जो बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के बीच हुआ था। ये हमारा नेपाल में हुआ था, काठमांडू में। तो ये मेरा पहला डेमो था। उसके बाद जो है एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया था रुद्रपुर में। अच्छा, उस बार जब पहला डेमो था आपका, आपको कितना पैसा उस डेमो के मतलब क्रिकेट में उसमें मिला था आपको पहले मैच के दौरान? सर उसमें सर पैसा तो कुछ खास नहीं मिला सर, एक नाम जरूर मिला मुझे। पैसा तो खैर कुछ वो नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम अब एसोसिएशन करवा रही थी, तो नया नया ही था। तो एसोसिएशन अब जो भी मिला होगा एसोसिएशन को मिला होगा, पर खिलाड़ियों को जो है आना जाना रहना है ना, जो है उनकी पूरी व्यवस्था थी एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन जैसे जो एक इनके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड होता है या मैच की एक फीस होती है कुछ, वो खिलाड़ियों को नहीं मिली? वो कुछ नहीं मिली सर, क्योंकि ये एनजीओ करवा रही थी, या उनको जो भी होगा उनके आपस में रहा होगा ये चीजें, तो वो हमारे तक नहीं पहुंच पाई। तो उसी प्रकार से उसके बाद मैं जो है उत्तराखंड में हुआ था 2018 में एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें बांग्लादेश और आपका नेपाल और मलेशिया की शायद, हाँ नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान देश था और श्रीलंका, ये देश थे। तो इन देशों के साथ हमने जो है एक एशिया कप खेला। ये भी काठमांडू में ही हुआ था। और एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था मुंबई में, गोरेगांव में हुआ था स्टेडियम में। और एक हुआ था आपका रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में जो है मेरे पास कैप्टनशिप भी थी एक, जो मैंने इंडिया को लीड करा था कैप्टनशिप। तो अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा, मेरी अच्छी। मैं ऑलराउंडर था, बॉलर भी था, बैट्समैन भी था और अच्छा एक फील्डर भी था। तो मेरी फील्डिंग की वीडियो भी काफी वायरल हुई, जो मैंने व्हील चेयर में जो है 4 रन रुकाए थे बाउंड्री से, व्हील चेयर से कूद करके। काफी उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैं एक पैरा खिलाड़ी भी रहा, जिसमें शॉर्ट पुट, जैवलिन, डिस्कस, गोला चक्का भाला जो फेंका जाता है व्हील चेयर में बैठ करके, वह भी मैंने खेला। मैं नेशनल लेवल जो है मैंने अचीव कर गया है। और स्टेट लेवल में मेरा गोल्ड मेडल है। उसमें जो खेल महाकुंभ होते हैं, जो नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के गेम होते हैं। उसके बाद जो है पैरा थ्रो बॉल होती है, जिसमें नेशनल लेवल में भी मेडल है और इंटरनेशनल लेवल मैंने 2-3 इंटरनेशनल खेले हैं इसमें मैच, जिसमें एक भूटान में खेला गया था, एक यहाँ आपका नाम याद नहीं आ रहा उस देश का, अभी अभी आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। वो भूटान में हुआ था। और एक ये जगह हुआ था, यहाँ पर भी एक इंटरनेशनल जो है जैसे बास्केटबॉल होती है उसी था ये भी, एक वॉलीबॉल की तरह थ्रो बॉल, उसका नाम भी दिया गया था। तो ये खेला। उसके बाद बास्केटबॉल है, बास्केट ऑलराउंडर जो जितने भी व्हील चेयर में गेम होते हैं, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। वॉलीबॉल सिटिंग वॉलीबॉल होती है हमारी, जमीन में बैठकर खेला जाता है, उसको भी मैंने नेशनल लेवल में जो है खेल रखा है।
और संसाधनों का अभाव होने के कारण और यहाँ पर कोई इस टाइप की व्यवस्था न होने के कारण और यहाँ से फिर पिथौरागढ़ से ट्रैवलिंग करना जो हमारे तराई की ओर जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ओनली फॉर बसें जो होती हैं, बसें चलती हैं, बस में व्हील चेयर ले जाना, उसको ऊपर नीचे उतारने में बड़ी दिक्कत रहती है, एक आदमी साथ में चाहिए, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें। और जैसे कि अपने बैकग्राउंड की बात करें, घर में जो है कि हमारे पिताजी माताजी जो है घर ही में है, जो मनरेगा के अंदर अपना जीवन यापन करके जो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जो हमारा पालन पोषण करा, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। और सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ, मेरे बाद मेरी एक बहन है और एक भाई है मेरा, तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो इसमें भी जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा जैसे जिंदगी आप का। बता रहे हैं कि आपका पूरा ये इस तरह स्पोर्ट्स का खेलों का सफर रहा, इतने सारे आप मेडल्स बता रहे हैं, इतने सारे आप व्हील चेयर क्रिकेट में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, वो आपका वास्तव में जो आपने वो बाउंड्री का व्हील चेयर से कूद के, वो बहुत सभी लोगों ने, मुझे लगता है देश के शायद सभी लोगों ने वो मोमेंट देखा होगा और उसकी रील्स और वीडियो बहुत वायरल हुए। लेकिन उसके बाद में क्या जो आपके लोकल लीडरशिप थी, प्रदेश की लीडरशिप थी, उसने कभी ऐसा कोई आप लोगों के लिए नहीं सोचा, या आप लोगों कभी उनसे मुलाकात की, बताया कि भाई हम इस परेशानी में गुजर रहे हैं, हमारे पास में अब कुछ भी नहीं है जिसके कारण आप घर चलाएं, क्योंकि आप अब फिर मजदूरी में आप करने लगे। जी सर, मैं अपने क्षेत्रीय जो हमारे क्षेत्रीय जो विधायक थे या क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे या क्षेत्रीय हमारे कोई भी जो एमएलए या डीएम एसडीएम क्रीड़ा अधिकारी खेल अधिकारी सभी के पास मैं गया, सभी लोगों को मैंने अपनी वो बताया। उन्होंने कहा जब पोस्ट आएंगी तब हम करेंगे, इसमें इसमें अभी आप तक ऐसा कुछ है नहीं, आपके लिए पैरा वालों के लिए कुछ नहीं। तो हमने कहा कहीं पर हमें जो है डॉक्यूमेंट आप रख दीजिएगा, हम वहां पर भी अपना जो है काम करेंगे। तो मैं अपने कई बार देश के वर्तमान जो है हमारे मुख्यमंत्री जी कृष्ण सिंह धामी जी को भी मैंने आपस में मिलकर भी मैंने उनको अपना लेटर दिया, अपना रिज्यूम दिया है और अपनी जो पत्रता है उसको भी दिया है। उन्होंने भी कहा है हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो होते आज कितने साल हो गए, 3-4 साल उनको तो मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए हो गया है। और हमारी ऐसे ही उम्र जाती रह रही है, हम ही 35 साल क्रॉस कर लिया है हमने भी। अब इस समय में अब एक तो डिसेबल ऊपर से उम्र भी हो रही है, तो अब वो जो पहले था वो चीज अब नहीं है, क्योंकि शरीर अब, क्योंकि कई जगह हमने खेला, कहीं इंजर्ड हुए हम, कई जगह चोट लगी, तो बहुत कुछ शरीर को झेलना पड़ा। उसे भी पहले भी पैरालाइज हुए थे, उसे भी आधा शरीर करा, फिर उसके बाद जब गेम खेला उसके बाद और हमें चोट लगी काफी, शरीर बॉडी को जो है कमजोर होगी बॉडी। और इसी राजेंद्र प्रकार जी, से आप अभी जैसे ये जैसे उम्र आपने बढ़ती है। कब से कैसे अब आप पिथौरागढ़ वापस पहुंचे थे, उसके बाद से आपने ये मजदूरी करने का ऑप्शन कैसे चुना, क्या मतलब आपको किसी ने बोला, फिर मजबूरी क्या था कि आप। सर ये था कि कोरोना काल में, जी। जी कोरोना काल में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैं रुद्रपुर में था। तो रुद्रपुर में हमारे जो है मैं गेम की तैयारी कर रहा था और नेशनल गेम होने वाले थे पैरा स्पोर्ट्स के। हमने कहा चलो इसमें वो करते हैं, तो अचानक से जो है कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद जो है सब चीज अस्त व्यस्त हो गई, आपको पता ही है। उसके बाद जो है मैं घर आया बैकअप। मैं रुद्रपुर में जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था अपना। सुबह शाम अपना गेम करता था और 7 दिन में जो है 5-7 घंटे की मैं एक जॉब करता था, जो बैठे बैठे से, तो वहाँ पर बैठे बैठे का काम था, जिसमें 5-7 हजार रुपया मिलता था मुझे, जिससे मेरा कमरे का और खाने पीने का हो जाता था। उसके साथ साथ मैं गेम प्रैक्टिस भी करता था। तो अचानक से कोरोना काल आया तो सब अस्त व्यस्त हो गया और मैं जो है घर आ गया। अब घर आने के बाद देखा कि अब हम तो पहाड़ों में कुछ कर नहीं सकते हैं। अब कुछ बहुत ये जानवर वानवर पाले हैं, कुछ बहुत बकरियां, अब वो भी हर किसी ने पाल ली थी।
कोरोना काल में हर किसी ने बढ़ावा कर लिया अपना बिजनेस। तो उसके बाद मनरेगा के अंदर जो है काम आने लगे। मनरेगा के अंदर जैसे रास्ता, खंडचित रास्ता बनाना है या कोई दीवार लगानी है, टैंक बनाना है, तो मैंने भी अपने प्रधान से वहां से तय करके ग्रामीण लेवल में मैंने कहा जो बैठे बैठे का काम है आप मुझे वो दे दीजिएगा, मैं वो बैठे बैठे जो पत्थर तोड़ने का काम करूंगा। तो मैंने इसलिए ये काम करा क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मैंने कहा चलो आने वाले टाइम में जो है कि सरकार हमारी तरफ देखेगी। अगर मैं चाहता तो मैं एक कटोरा पकड़ करके रोड के किनारे भी बैठ सकता था, क्योंकि पेट ही तो भरना था, पेट का सवाल था। तो मैंने ये ना करते हुए मैंने एक अपने आप को हिम्मत बांधे, मैंने कहा हम भीख नहीं मांगेंगे, हम पत्थर जरूर तोड़ेंगे, हाँ ईमानदार से काम करेंगे और भीख नहीं मांगेंगे। हम हमें वो भीख मांगने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम मेहनत करेंगे जब तक पाँव में तो जान नहीं है, हाथों में जब तक जान है हम हाथों से पत्थर तोड़ेंगे और जो है अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने जो है पत्थर तोड़ना स्टार्ट करा और मनरेगा के अंदर काफी काम करा मैंने। इसमें मुझे उसका जो है मनरेगा के अंदर का जो पैसा होता है वो मिला मुझे। उसी प्रकार से एक हमारे ऐसे ही मित्र का फोन आया था कि अमर उजाले के एक भाई साहब थे पापड़ी जी, तो उन्होंने फोन करा कि धामी जी आजकल आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आजकल तो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला यार आप इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, आप पत्थर तोड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। तो आप मजाक कर रहे हो कहा उन्होंने। मैं कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वीडियो कॉल कर रहा हूँ फिर मैं आपको। उन्होंने वीडियो कॉल करा तो मैं उसमें पत्थर ही तोड़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप एक फोटो खींचो और मुझे भेजो, मैं इसको पेपर में लगा। तो उन्होंने वो पेपर में लगाया तो मुद्दा बहुत हाई लेवल तक उछला। नवभारत टाइम्स वगैरह वगैरह में काफी इंटरनेशनल न्यूज बनी हो। उसके बावजूद उसके बाद जो है शासन और प्रशासन जो है मेरे दरवाजे में आने लगे, मेरे घर पे आए वो लोग। मेरे घर पे आगे मुझे सांत्वना देके गए कि आपका हो जाएगा, आप मुझे जो है कि डॉक्यूमेंट से भेज दो। मैंने उनकी फोटो कॉपी करके उसमें उल्टा पैसा लगा, मेरा 2 रुपये फोटो कॉपी हुआ करती है। तो उतना फोटो स्टेट करके मैंने उनको पूरा अपना पूरा रिज्यूम बना के पूरा एक फाइल बना के मैंने उनको दिया। कम से कम 8-10 हजार रुपया तो मेरा वो क्या कहते हैं उसी में लग गया फोटो स्टेट करने में। उस इससे मैंने कहा चलो हो जाएगा। हमारे विधायक आए, हमारे क्या कहते हैं खेल प्रतिनिधि आए, वहां पर खेल विभाग से जो भी थे वो आए, एसडीएम डीएम जो है, हमारे विपक्षी पक्षी जो भी थे उसमें सत्ता में जो दी थी वो आए, जो सत्ता में थे वो भी आए, सब ने सांत्वना दी। तो एक हमारे पिथौरागढ़ से हमारे उस टाइम जो है जिला अधिकारी रहा करते थे। सांत्वना तो सबने दी, लेकिन मदद किसने की? मदद किसी ने नहीं करी सर, कोई मदद किसी से नहीं करी। किसी ने हमें दिया तो 2-4 हजार रुपया हमारे हाथ पर रखा, 2-4 हजार रुपया दिया। और एक क्या कहते हैं ओलंपिक संघ ने मुझे फाइनेंशियली हेल्प करी, उन्होंने भी मुझे एक चेक दिया। ऐसे ही समाज के जितने भी जो भी सामाजिक बंदे थे फाइनेंशियली मुझे हेल्प करा उन्होंने। जो कि समाज के जितने भी, जैसे आप स्पोर्ट्स के जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन क्या कहते हैं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के माध्यम से फाइनेंशियली हेल्प करी। और जो भी हमारे समाजी सेवक थे, जो भी नेता अभिनेता थे, उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प करी। मगर वो हेल्प एक सीमित हेल्प थी सर, एक वन टाइम इन्वेस्ट था, वो एक टाइम का था वो। उसके बाद तो हमें तो हर महीने मगर ये है कि मगर 5 रुपया आए मगर रोज आए सर। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैंने कहा मेरे को इस जगह पर आप कहीं पर एक छोटी मोटी नौकरी दे दो जिसमें 5-10 हजार रुपया पर मंथली मेरे पास आए, तो आता रहे, मैं काम जितना करूंगा तो उतना पैसा मेरे पास आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा करके। तो मेरे पास जो है उस टाइम हमारे पिथौरागढ़ में डीएम साहब चौहान जी थे, यहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और डीएम क्या कहते हैं ये विभाग में जो है संजीव पौरी जी जो है डीएसओ थे। तो संजीव पौरी जी और क्या कहते हैं ये उनके सहयोगी लोग हमारे घर में आए, मेरे घर आए। तो आशीष चौहान जी के
आशीष चौहान जी उस टाइम डीएम थे, तो उन्होंने इनको भेजा यहाँ पर और मेरे को बोला कि आप जो है आप अपना डॉक्यूमेंट से दीजिएगा, आपको हम जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में एज ए कोच के रूप में जो है हमें आपको हम वहाँ पर नियुक्ति करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सैलरी कितनी, मैंने कहा पैसा तो उस समय क्या था सर, 4-5 हज़ार रुपया था वो। 4-5 हज़ार रुपया पर मंथ आपको जो है आपका जितना मिलेगा वो मिलेगा, जो मानक के हिसाब से जो है वो मिलेगा। तो ये जिला खेल योजना के तहत जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस रखी जाती है। तो उसी में मेरे को भी रखा गया, अपने डॉक्यूमेंट से लिए गए और उसी हिसाब से मुझे जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट में रखा गया। तो उसके बाद आशीष चौहान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और संजीव पौरी जी जो उस टाइम डीएसओ रहे थे यहाँ, उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प करी। उन्होंने बोला आप 5-7 हज़ार में कहाँ कमरा करोगे, क्या करोगे, आपके रहने की और खाने की व्यवस्था मैं स्टेडियम के अंदर ही कर दूंगा, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और आप अपना यहाँ पर क्या कहते हैं आप अपनी प्रैक्टिस भी करिएगा, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है। तो सर मैंने वहां पर कम से कम 2-2.5 साल 3 साल मैंने स्टेडियम के अंदर काम करा। उसके बाद उनका यहाँ से प्रमोशन हो गया संजीव पौरी जी का, तो देहरादून में सचिव के रूप में है आज। और आशीष चौहान जी का भी यहाँ से जो है ट्रांसफर हो गया, वो यहाँ से पौड़ी बड़वा चले गए। तो जिस टाइम वो मुझे लगा कि यहाँ तो ठीक ही था, उसके बाद एक नया अधिकारी आया है यहाँ पर, उसने जो है मुझे मेरा फॉर्म, मैंने फिर यहाँ पर ये होता है कि सर हर साल जो है रिन्यूअल होता है। हर तो जब मैंने दोबारा सा रिन्यूअल करा तो एक तो फौरी जो डीएम साहब ने कहा था कि स्पेशली ये हमने डिसेबल जो है राजेंद्र सिंह धामी जी के लिए ये पोस्ट हमने निकाली है, नहीं तो पूरे ऑल उत्तराखंड में कहीं पर भी आज तक कोई भी पैरा का कोच नहीं है हमारे उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड का पहला पैरा कोच हूँ जो कि मैं पिथौरागढ़ में नियुक्त हुआ था। आज की डेट में भी कोई पैरा कोच नहीं है जो कि मगर किसी 13 जिले हमारे 13 जिलों में किसी जिले में भी नहीं है, क्योंकि वो स्पेशली पिथौरागढ़ में आशीष चौहान जी के द्वारा और ओलंपिक संघ के द्वारा जो है मेरे को यहाँ पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इन्होंने खोला था। तो उसके बाद उस बंदे ने मुझे जो है वहां से मेरी जगह पर कोई दूसरा लड़का रख दिया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट करके उसको, मगर उसका फॉर्म सबमिट करके तो उसको वहां पर रख दिया गया। तो आज की डेट में वहां पर जो है जिस देश में मैं काम करता था उस समय 7,000 रुपया थी, आज वही बढ़ के 25,000 रुपया है महीने का। तो 25,000 रुपया होती उसने अपने कब की बात बता रहे हैं हम, किस सन की? ये प्रेजेंट टाइम की बात है सर, आज से 1 साल पहले की बात है, 2024 की बात है। तो मैं उनसे कभी पूछा नहीं, कभी मिले नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हम डिसेबल है यहाँ पर, इतने सालों से हम पैरा की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, मेरा फलाने अधिकारी ने इधर किया था, ऐसा कुछ आप कभी मिले उनसे? मैंने बोला सर उसको, उस बंदे को बोला, वो इंचार्ज में आया था वहां पर, वो एज ए डिप्टी था, वो डिप्टी से उसको चार्ज मिला था क्या कहते हैं जिला क्रीड़ा अधिकारी का। तो उसने मेरे साथ तो बहस करी और मेरे को जो है कि ऐसे वर्ड बोले उसने मुझे कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, अगर मैं उसके ऊपर मैंने कार्रवाई भी कहा, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहा, मैंने कहा सर इसने मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करा, और इसने मेरी व्हील चेयर को उठा करके, जो मैं बैडमिंटन खेलता था, मेरी बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ सर, तो मेरा एक पर्सनल गेम है, वो अच्छा गेम है, मेरे को अच्छा लगता है। उसने मेरी व्हील चेयर को उठा करके मेरी व्हील चेयर कोर्ट से बाहर फेंक दी सर, मेरी बाहर कर दी, मतलब इसको अंदर मत खेलने देना, वो कहा उसने वहां के जो कर्मचारी थे उन लोगों से। और जब मैं ट्रैक में चलता था तो वो मेरे को कहता था कि ट्रैक में मत चलना, ट्रैक जो है खराब हो जाएगा। अब देखो एक व्हीलचेयर आदमी जब ट्रैक में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा ना, और कितने ट्रैक खराब हो गए व्हीलचेयर से, क्योंकि उसने वो इतना मानसिक क्षीण आदमी, इतना तुच्छ आदमी, तो मैं भगवान उसको भी ऐसा ही समय दे जैसा समय हमारे साथ हुआ है, क्योंकि आने वाली उसके साथ हमारी बददुआएं उसको जरूर लगेंगी, क्योंकि उसने मेरे साथ जो है कि उसने कहा मैं तेरे को देख लूंगा था,
रुक जा, मगर मेरे को ऐसी धमकी दी उसने कि मैं तुझे देख लूंगा और तेरे को मैं यहाँ से निकालूंगा, ऐसे वर्ड बोले। उसके साथ दो चार एक उसके चापलूस भी थे, वो सब लोगों ने साथ वो करके मुझे जो है वहां से जो है वहां से निकाला और अपने आदमी को वहां पर रखा। और उस मैंने उसके बावजूद भी उसकी छानबीन के लिए मैंने शासन प्रशासन को बोला, और शासन प्रशासन ने कहा कि कोई संज्ञान नहीं दिया उस चीज का कि वो बंदा कहाँ का है। उस बंदे वो जो बंदा था डिसेबल, वो एक आंख से है, आंख से डिसेबल था। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट कब बना और किसने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया? पहले वो नॉर्मल में खेलता था, उसके बाद वो डिसेबल में आया, है ना। तो उसका सर्टिफिकेट एक आंख से अंधा, एक आंख से जो अंधा होता है उसका जो है सर्टिफिकेट कितना परसेंटेज होता है। अब मैं एक व्हील चेयर यूजर आदमी हूँ, जो एक 90% डिसेबल हूँ, पहली प्राथमिकता मेरी होने के बजाय उसको जो है वहां पर रखा गया है। तो आज की डेट में मैं जो है पैदल, आज की डेट में मैं मगर रोड में हूँ। कहने का मतलब मैं ना घर का रहा ना घाट का। कहने का मतलब ये रहा राजेंद्र कि जी, और मतलब कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में मेरे माता पिताजी हैं, भाई बहन और बहू है, वाइफ है, सब हैं, अपना पूरा परिवार जो आपका है 5 साल। ये आप मतलब भरण पोषण पूरे फैमिली का कैसे होता है? अब सर ये अब भाई जो है क्या कहते हैं होटल लाइन में काम करता है, मेरा छोटा भाई। और थोड़ा सा घर में जो है जानवर वानवर पाल रखे हैं, बकरी अकरियां, थोड़ा सा वो हो जाता है अपना खाने पीने का। और बाकी मैं भी कमा यहाँ से अपना जो भी है छोटा मोटा करता था, आजकल सब कुछ वही है। तो अभी भी आप अभी तो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं अभी आप? सर अभी तो ये नए निर्वाचन, अभी नए प्रधान बने हैं, नया काम तो अभी आया नहीं है। अभी मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है 2-3 कामों के लिए कि भाई मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, 2-3 जो भी है रास्ते आस्ते बनाने का काम, इस काम मुझे भी दीजिएगा। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने अपना समय दिया। और हम नवभारत टाइम्स, हम लोग एक ऐसी ही पत्रकारिता, ताकि आपकी आवाज को हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि आपने देश के लिए अपना बहुत कुछ दिया है। अपनी अपनी आपने डिसेबिलिटी को अपनी पावर बना के आप बहुत सारे ऐसे लोगों के एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं उन उन हजारों, उन सैकड़ों बच्चों के, जिनके भी सपने भी होते हैं, जिनका शरीर पैरालिसिस है, लेकिन उनके सपने बहुत ऊर्जावान है, बड़े सपने देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी सरकार आपको जो भी, क्योंकि आपने पहली लाइन में कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कुछ किसी तरह का कोई आप हमको जॉब दे दीजिए, आप हमको नौकरी दे दीजिए। हम 90% डिसेबल होने के बावजूद हम उस पर मजदूरी कर सकते हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम दफ्तर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस सरकार हमको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे ताकि हमारा जीविकोपार्जन चलता रहे। तो मैं यही प्रयास रहेगा कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं, जितना प्रयास हम लोग करेंगे। और अगर आपको अपनी अपील पर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि मैं एक ही नहीं, हमारे पहाड़ में हमारे उत्तराखंड में जितने भी डिसेबल लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा बैकलॉग कोटा आप खोल दीजिएगा। और जो मानक हमारा 4% के हिसाब से हमें दिया जाता है वो हमें लागू कर दीजिएगा। और खेल नीति के अंदर जैसे सामान्य लोगों को वरीयता दी गई है, वैसे ही डिसेबल लोगों को भी वरीयता देनी चाहिए। मैं सरकार पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग शब्द से कुछ नहीं होगा सर। रोटी सवाल पापी पेट का है सर। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें जो है रोजगार से आप जोड़ने का काम करिए। जो जो काम हम कर सकते हैं वो काम हमें दीजिए। हम किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको कोई भीख नहीं चाहिए, हमको कोई चंदा नहीं चाहिए। हमें काम दीजिए, हम काम करेंगे और वो काम का जो पैसा मिलेगा हम उसको अपने जीवन में यापन करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। उससे जो भी हमारी परिवार की स्थिति है उसको हम जो है सुचारू बेहतर करेंगे। बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी आवाज को ऊपर सुनाई दें, आपके लोकल प्रतिनिधि, आपके ऑफिसर्स आपसे मिले, आपसे मुलाकात करें,
आपकी मदद करें और आपके जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे आप सब लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की जीवन शैली, पहाड़ एक दो दिन घूमना, 3 दिन जाके वहां पर मनोरंजन करना आसान है, लेकिन पहाड़ में जीवन बिताना आज बहुत टफ है। लोग सपने देखते हैं कि पहाड़ घूमने जाने के, लेकिन पहाड़ों का जीवन वो हमेशा से वेदर चैलेंज, रास्तों का चैलेंज, पानी की समस्या, बहुत सारी समस्या होती है। जो वहां पर रहता है उनको उन समस्याओं को महसूस करता है। और जिस तरह एक प्लेन जगहों पर अगर मैं बात करूं तो व्हील चेयर से आप ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन पहाड़ों पर सही कहा कि उधर पर आप हर जगह आप 10 कदम पैदल जो चलने वाला भी इंसान है वो भी 10 बार देख के आगे पीछे दाएं बाएं होकर चलता है। तो ऐसे में व्हील चेयर से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सब सोचने और समझने और ये सब संवेदना की चीजें हैं जिनको हमको सीखना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने उनका सबसे बड़ा उन्होंने नाम बदला, उन्होंने दिव्यांग शब्द का उपयोग किया। लोगों के प्रति जो अक्सर डिसेबल लोग होते थे उनको देखने का जो नजरिया था, वो समाज में जो ट्रेंड था उसको बदला, लोगों की नजर बदली। पहले बहुत तरीके से आपने खुद बताया कि आप जब स्कूल जाते थे तो किस किस तरह से आपको संबोधित किया जाता था, आप वो बातें कभी कैमरे के आगे बता भी नहीं सकते। तो हमारी भी उम्मीद यही है कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। हमारे साथ आपने समय दिया, जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर आपसे कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सो मच सर। हमारी बात जरूर पहुंचाइएगा आप। जितने भी हम दिव्यांग हैं सबको जो जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए। नहीं मेरा यही कहना है। हमारी राजन जी, हमारा पूरा प्रयास है और व्यक्तिगत स्तर से भी, बाकी हम लोग पूरी तरह से इस तरह आपका जो भी है हम चाहेंगे कि ऊपरी सरकार जरूर आपकी बात पर, यही उम्मीद के साथ में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आपकी आवाज जरूर ऊपर तक सुनी जाएगी, भरोसा रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये आवाज जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, क्योंकि उम्र के साथ साथ समझ लो कि सब चीज चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उम्र के साथ हर चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो ये जल्दी से जल्दी हो, अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं हो पाता है तो इसके लिए फिर मुझे सड़क में आना पड़ेगा। सड़क में कहने का मतलब कि किसी भी हद तक जा सकता है आदमी। जब आदमी के यहाँ तक पानी आता है तो आदमी तैरता है, मुंह तक पानी आता है। जब नाक से ऊपर चले जाता है पानी तो फिर वो या तो तैरता है या तो फिर मरता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक संकेत देना चाह रहा हूँ देश और प्रदेश को और हमारे शासन प्रशासन को कि अगर हमें कहीं पर रोजगार ना मिला या हमें कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो हमें यहाँ पर आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। जो हम रोड में उतरेंगे और हमें आत्महत्या, क्योंकि हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या भीख किसी से क्या मांगना है। तो उससे पहले तो यही है कि हम अपने आप को ही जो है न रहेगा नहीं, इस तरह से नहीं है राजेंद्र जी, आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, आपने नहीं, उसको भी पता चलना चाहिए, सरकार को भी पता चलना चाहिए कि यार जब इतना मेहनत करके आदमी अगर उसको कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ उसको एक सुख सुविधा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो उसको ऐसे सरकार में रहना, ऐसे प्रदेश में रहना उसको शोभा नहीं देता है। क्योंकि कितने आदमी से भीख मांगते, कहाँ तक भीख मांगते, आपके साथ में है, कितने दरवाजे खटखटाओ। हम अधिकारी के पास जा रहे हैं, जब हम डीएम के पास जा रहे हैं, जब हम जिसे क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। हमको कोई मगर सांत्वना, मगर हमको कोई रोजगार से नहीं जोड़ रहा है, किसी चीज से नहीं जोड़ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के बीच में रहने का क्या फायदा है। तो इससे बढ़िया तो सरकार को मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था नहीं हो पाए तो ये मेरा ये ऑप्शन रहेगा। इसके साथ मेरे साथ कई दिव्यांग लोग हैं जो वो भी आपको अब कभी क्या मिलेगा तो मैं आपको उनसे भी रूबरू करवाऊंगा, उनकी समस्याएं वो भी आपको। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमारे साथ अपनी बातचीत करें। कि अभी भी मैं आपसे बस यही अपील करूंगा कि धैर्य रखिए, किसी भी गलत फैसले को लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि अब हमने आपसे बातचीत की है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है कुछ भी आपकी जिंदगी में बेहतर जरूर होगा।